जानकी का बेटा अमित अच्छी खासी तनख्वाह उठा रहा था। बेशक वो अपनी पत्नी पूजा पर ज्यादा खर्चा करता था, लेकिन घर में भी बराबर पैसे दिया करता। एक रोज जब अमित अपनी पत्नी पूजा को शॉपिंग करवाकर घर पर लाता है, जिसको देखकर जानकी खुद से कहती है, आजकल बहू कुछ ज्यादा शॉपिंग कर रही है। लगता है इसके बाप ने कुछ ज्यादा ही पैसे दे रखे हैं, ऐसा लग रहा है। या फिर ये होगा, पक्का ये मेरे बेटे का पैसा उड़ा रही होगी। देखिए माँ जी, आज मैंने कितनी सारी शॉपिंग करी है। आपको पता है, मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। हाँ हाँ, जब तेरा पेट भरेगा तभी तो मेरे लिए कुछ सामान लेके आएगी। हाँ हाँ बहू, दिखा दिखा क्या लाई है। ये देखिए माँ जी, मैं आपके लिए रुद्राक्ष की माला लाई हूँ। आप सुबह सुबह पूजा करती हैं ना, तो आपको रुद्राक्ष की माला की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ये माला ही ले लूं। अच्छा हुआ तू मेरे लिए रुद्राक्ष की माला ले आई। मैं भी सोच रही थी काफी टाइम से लेने के लिए। वैसे तू खुद के लिए क्या लाई, दिखा तो। बहुत सुंदर सी ड्रेस भी खरीदी है। जरा दिखा कैसी है। वाह बहू, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। माँ, खूबसूरत तो होगा ना, 10,000 का जो है। 10,000 का नाम सुनते ही जानकी की आंखें बाहर होने लगती हैं और इतनी महंगी ड्रेस देखकर जानकी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने बेटे बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, अरे इतनी महंगी ड्रेस कौन खरीदता है। तुम लोग पैसों को पैसा नहीं समझते। पैसों की इज्जत नहीं करोगे तो पैसा भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, नालायको। अरे माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो। वैसे भी पूजा ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैंने उसे कहा था कि बहुत पैसा है मेरे पास, तुम्हें जो चाहिए बताओ दिला दूंगा। वो चली गई मेरे साथ और उसने ये सब ले लिया। अब तो ले ही लिया है ना, अब बोल के भी क्या फायदा, छोड़ो ना। बिल्कुल माँ जी, इन्होंने ही मुझे शॉपिंग करवाई है। मैंने नहीं कहा था कि मुझे शॉपिंग करवाओ। वैसे भी इनकी औकात है मुझे इतना महंगा सामान दिलवाने की, तभी तो ये मुझे इतनी महंगी महंगी चीजें दिलवाते हैं। अगर इनकी औकात ही 10 रुपए की होती तो ये मुझे 15,000 की चीजें कहाँ से ही दिलाते। और ये कहते भी ना तो मैं खुद ही मना कर देती, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। अरे माँ, चिंता चिता समान होती है, इतनी चिंता मत किया करो। और आपको भी कुछ चाहिए ना तो आप भी मुझे बताओ, मैं हाजिर हूँ आपके लिए भी। और मैं कमा किसके रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए ना। जानकी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठ जाती है। अपनी सास का फूला हुआ मुंह देखकर पूजा अपनी सास के करीब बैठ जाती है और उनको साइड से पकड़कर कहती है, माँ जी, आप अपनी सेहत से ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान देती हैं। अगर ऐसा ही रहा ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। पूजा की बात सुनकर जानकी कुछ नहीं कहती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। मेरी बहू कितना खर्चा करती है और बेटा भी कम नहीं है। ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद रोड पे भीख मांगनी पड़ेगी। जानकी अपने बेटे के पैसों की चिंता करते हुए सो जाती है और इस तरह समय बीतता है। बीतते समय के साथ पूजा अमित के खर्चों को और भी बढ़ा रही थी और ऐसे एक दिन जानकी अपनी पड़ोसन के साथ बाजार जाती है। आज जानकी काफी शांत थी। उसको शांत देख विमला उससे उसकी शांति का कारण पूछती है। जानकी, क्या बात हो गई? मैं तुझे काफी देर से देख रही हूँ, तू बहुत उदास है। कुछ बात हो गई क्या तेरे और तेरे बहू के बीच? नहीं, ऐसा नहीं है। सच कहूँ तो दूसरों की बहुएं घर जोड़ती है और मेरी बहू पैसा खर्च करती है। और मेरा बेटा, वो तो महानालायक है। उसके प्यार में इतना अंधा हो गया है कि सही क्या है गलत क्या है उसे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है जानकी। एक औरत घर को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। अगर औरत घर को बर्बाद करने वाली है फिर तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तुझे क्या ही बताऊं, जब से मेरी बहू आई है लाखों की शॉपिंग कर चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी खरीदारी बंद नहीं होती। मैं बोल बोल के थक गई, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं है। और कल ही मैंने सुना मेरे बेटे से कह रही थी वो 1.5 लाख का फोन चाहिए उसे। बताओ जरा, कैसी बहू लाई है तू। तूने इतने समय से अपने घर को कितने अच्छे से संभाल के रखा था, लेकिन जब से तेरी बहू आई है ना, सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है। मुझे भी सुन के बहुत बुरा लगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा विमला कि मैं अपनी बहू का क्या ही करूं। अब तू ही कोई आइडिया दे दे विमला कि मैं क्या करूं। विमला और जानकी की दोस्ती बहुत पुरानी थी। भले ही पड़ोसन थी, लेकिन बातचीत बड़ी अच्छी थी। विमला जानकी के कान में कुछ कहती है और जानकी मुस्कुराती है। अब जानकी ने भी ठान लिया था कि वो अपनी बहू के फालतू खर्चों को बंद करके रहेगी और ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन जानकी अपने बेटे बहू के साथ बैठी थी, तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अपनी माँ को बेहोश होता देख अमित तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है, अमित जी, अब बड़े अफसोस के साथ आपको कहना पड़ रहा है
आपकी माता श्री को कैंसर है, लेकिन हाँ चिंता की बात नहीं है, इलाज सही से करवाओगे तो वो बच जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर कहीं न कहीं अमित को काफी धक्का लगता है और वो ठान लेता है कि अब घर में जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं वो उसको बंद करेगा। पूजा, डॉक्टर ने कहा है माँ को कैंसर है और उन्हें बचाने में बहुत पैसा लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। पूजा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या माँ जी को कैंसर है? लेकिन उन्हें कैसे कैंसर हो सकता है? अरे कैंसर है मतलब है। और हाँ, तुमसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, बस इतना बता रहा हूँ, जो फालतू खर्चे करती हो ना ये बंद कर दो। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं खर्चे बंद कर दूं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए बंद कर दो। अरे जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक तो बंद ही कर सकती हो, क्या दिक्कत है? आपके कहने का क्या मतलब है? इस घर में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो मैं ही कर रही हूँ क्या? देखो अमित, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ही खर्चीली हूँ तो ठीक है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पैसा। पूजा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ऐसी ना थी। मैं अब भी नहीं हूँ। खैर, तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलकर पूजा अपने घर के लिए निकल जाती है। अमित भी ठान लेता है कि वो अपनी माँ का इलाज करवा कर ही रहेगा। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अमित अपने ज्यादातर पैसे अपनी माँ के इलाज में लगाता, पर पूजा को भी अपनी सास पर शक हुआ करता, इसलिए पूजा अपनी सास पर नजर रखने लगी थी। और कुछ ही दिनों में पता चलता है कि सास ने तो कैंसर होने का ढोंग किया था। ये देखकर पूजा को तो बहुत ही गुस्सा आता है और अपनी सास की पोल अमित के सामने खोल देती है। अमित, मुझे शुरू से ही शक था कि माँ जी हमें बेवकूफ बना रही हैं, पर आपकी आंखों पर तो आपकी माँ के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। पूजा, ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? आपकी माँ को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो बीमार होने का ढोंग कर रही हैं। वो भी बस इसलिए ताकि वो हमसे सारे पैसे ले सके। पूजा की बात सुनकर अमित को बहुत ही गुस्सा आता है और उस पर हाथ ही उठाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जानकी आ जाती है और वो अमित का हाथ पकड़ लेती है। रुक जा बेटा, बहू सही कह रही है, मुझे कोई कैंसर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, आप बीमार होने का ढोंग कर रही हो, लेकिन क्यों? वो इसलिए बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बहू ज्यादा पैसा उड़ाए। जो दुख मैंने सहा है ना पैसों को लेकर, मैं नहीं चाहती कि तू भी वही सहे। सुन लिया ना, आपकी माँ कैंसर के होने का नाटक कर रही थी और जो पैसे हॉस्पिटल में लगते गए उन्हें अपने अकाउंट में भरती गई। पूजा बात ही कर रही थी कि तभी अमित के फोन पर मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं। बस पूजा, बस बहुत हो गया तुम्हारा। बहुत बोला तुमने और बहुत सुना मैंने। तब से मेरी माँ के बारे में तुम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। मेरी माँ ने सारे पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवाए हैं, अभी भी मैसेज आया है। बेटा, मुझे तेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि भविष्य में तुम दोनों को कोई दिक्कत ना हो। जानकी ने बीमारी का नाटक बस इसलिए किया था ताकि उसके बहू बेटे फालतू खर्च ना कर सके। ये देख कहीं न कहीं पूजा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद वो वादा करती है कि आगे से वो कभी भी ऐसी फिजूल खर्ची कभी नहीं करेगी। तभी आंचल अपने पति विवेक के साथ स्टेज पर बैठे काजल और उसके पति अर्जुन के पास जाते हैं और उन्हें गले लगाकर बधाई देते हैं। तभी विवेक बोलता है, काजल मेरी सबसे अच्छी साली है, आप इसका ना ध्यान रखिएगा। जी हाँ जमाई जी, भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। मेरी काजल को थोड़ी सी चंचल है, पर इसकी भूल चूक माफ कर देना, बचपना है इसके अंदर अभी भी। इतना कहकर विवेक और आंचल दोनों काजल और अर्जुन को शगुन डालते हैं, जिसके बाद फोटोग्राफर उन दोनों की दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो क्लिक करता है। विदाई के बाद काजल विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इस दौरान काजल को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो जल्दी से एक गुड न्यूज अर्जुन को दे देती है। तभी अर्जुन बोलता है, काजल, ऐसे में तुम्हें डिलीवरी के बाद भी और प्रेगनेंसी के 9 महीनों में भी खास देखभाल की जरूरत होगी। अगर मैं 9 महीने की लीव ले लूँगा तो फिर आने वाले बच्चे के लिए पैसे कैसे जोड़ पाऊंगा? मुझे लगता है कि हमें आंचल दीदी की कुछ मदद लेनी चाहिए। ऐसा करना, तुम 9 महीने के लिए आंचल दीदी के पास चली जाना, फिर जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तो मैं थोड़े समय के लिए छुट्टी लेकर तुम्हारे पास वहीं आ जाऊंगा। ठीक है, चलो दोनों मिलकर दीदी को ये गुड न्यूज देते हैं। इतना कहकर काजल और अर्जुन दोनों आंचल को फोन मिलाते हैं और उसे काजल की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज देते हैं, जिसे सुनकर आंचल बोलती है, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं मासी बनने वाली हूँ। अरे इससे ज्यादा तो कभी मैं खुश हुई ही नहीं हूँ। अजी सुनते हो, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, आपकी साली प्रेग्नेंट है, आप मौसा जी बनने वाले हो।
क्या मेरी साली प्रेग्नेंट है? अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाइयाँ हो, बधाइयाँ, मुबारक हो। काजल अर्जुन की सारी बातें आंचल और विवेक को बताती है। तभी विवेक बोलता है, अरे अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम यहाँ आ जाओ, हम लोग ना तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अर्जुन एक काम करो, तुम ना कल इसको छोड़ जाना यहाँ पर। इतना कहकर विवेक फोन रख देता है। अगले दिन अर्जुन काजल को आंचल और विवेक के घर छोड़ आता है। अपनी गर्भवती साली के घर आने से विवेक की खुशी दोगुना बढ़ जाती है। विवेक काजल की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। दिन गुजरते जाते हैं। काजल की प्रेगनेंसी को 4 महीने बीत चुके थे। एक रात 2 बजे काजल को आइसक्रीम खाने की बहुत तलब होती है और वो अपने कमरे से उठकर आंचल के कमरे की तरफ जाती है और गेट को खटखटाती है। आधी नींद में आंचल दरवाजा खोलती है और उससे बोलती है, क्या हो गया काजल, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है दीदी, लेकिन मेरा दिल आइसक्रीम खाने के लिए बहुत मचल रहा है। मुझे अभी के भी आइसक्रीम खानी है। प्लीज दीदी, मुझे कहीं से भी आइसक्रीम ला दो। क्या हो गया साली साहिबा, आप ठीक तो है ना? अस्पताल जाना है आपको? नहीं जीजू, मुझे आइसक्रीम खानी है और वो भी अभी खानी है। अभी तो रात के 2 बजे हैं, इस वक्त मिलना मुश्किल है। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है जीजू, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। प्लीज जल्दी मुझे आइसक्रीम खिला दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कार्ड निकालता हूँ। आंचल, तुम काजल को लेकर ना बाहर आ जाओ। और काजल, तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन है ना, मैं खिलाऊंगा। इतना कहकर विवेक नाइट सूट में ही बाहर आकर गाड़ी ऑन करता है और काजल आंचल को लेकर नीचे आ जाती है। जिसके बाद तीनों गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम की तलाश में निकल जाते हैं। 2 घंटे की ड्राइव के बाद आखिरकार काजल की पसंद की आइसक्रीम मिल जाती है। जिसके बाद सभी लोग घर पर वापस आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह आंचल नाश्ते में ऑमलेट और टोस्ट बनाती है। तभी काजल अपने कमरे से नाश्ते के टेबल पर आती है और अंडे की स्मेल उससे पूरी तरीके से चढ़ने लगती है और वो बोलती है, दीदी ये आपने क्या बनाया है? मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है। जल्दी से ऑमलेट को टेबल से हटा दो, इससे पहले कि मैं यहीं पर उल्टी कर दूं। जल्दी से हटाओ उसे। काजल, तू कैसी बातें कर रही है? तुझे तो आमलेट और टोस्ट खाना कितना ज्यादा पसंद है, फिर भी ऐसे नाक क्यों चढ़ा रही है? मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन मुझे ये स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं हटा देती हूँ, रुक तो सही जरा 1 मिनट। दीदी मुझसे नहीं रोका जा रहा। इतना कहकर काजल जैसे ही मुंह पर हाथ रखकर उठकर वॉशरूम की तरफ भागती है, तभी वो विवेक से टकरा जाती है और उसके ऊपर उल्टी कर देती है और उससे बोलती है, सॉरी जीजू, आई एम रियली सॉरी। आप रेडी हो रखे थे और मैंने आपके ऊपर ही उल्टी कर दी। आई एम रियली सॉरी जीजू। अरे इट्स ओके, हो जाता है। तुम एक काम करो, तुम जाके वॉशरूम जाओ और अपना मुंह धो, मैं भी जाकर चेंज कर लेता हूँ। विवेक की बात सुनकर काजल वहाँ से चली जाती है और विवेक भी दोबारा से नहाकर कपड़े बदल कर आ जाता है। बेचारी आंचल दोबारा से नाश्ते में कुछ और बनाती है, जिसके बाद सभी लोग बैठकर आराम से नाश्ता करते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। हर दिन प्रेगनेंसी की वजह से काजल आंचल और विवेक के सामने कोई न कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती रहती। ऐसी एक दिन विवेक और आंचल की एनिवर्सरी का दिन आता है। काजल खुशी खुशी उन दोनों को विश करती है और उनसे बोलती है, तो फिर कहाँ लेकर जा रहे हैं जीजा जी? क्या बात कर रही हो साली साहिबा, आप माँ बनने वाली हो, आपको अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? मुझे क्या हो जाएगा? मुझे क्या कोई चोर उठा कर ले जाएगा? कैसी बातें कर रही हो काजल तुम? अब तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, प्रेगनेंसी का 3रा पड़ाव है। तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। रिलैक्स दीदी, इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। अरे आज आप लोगों के लिए इतना बड़ा दिन है। वैसे भी आप सारा दिन मेरे मूड स्विंग्स, मेरी तबीयत, मेरा खाना, मेरी हर एक चीज का इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर आज थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए भी निकाल लीजिए ना। नहीं काजल, हम तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अगर डॉक्टर ने तुम्हें बाहर का कुछ खाने के लिए मना ना किया होता ना, तो हम तीनों चलते। लेकिन एक काम करते हैं ना, हम घर पे ही मंगा लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अरे जब से मैं आई हूँ तब से दीदी कहीं नहीं गई है। आप चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन दीदी को ले जाइए ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलूंगी, पक्का। काजल विवेक और आंचल को बाहर जाने के लिए मना लेती है। विवेक और आंचल काजल को घर पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी काजल के रूम में उसका फोन रिंग करता है। हॉल में बैठी काजल अपना फोन लेने के लिए रूम में आती है। जैसे ही वो फोन लेकर नीचे आ रही होती है, तभी उसके फोन पर आंचल का फोन आता है। काजल फोन उठाकर जैसे ही हेलो बोलकर सीढ़ियों पर पहला कदम रखती है, उसका पैर फिसल जाता है और आंचल को काजल के चिल्लाने के अलावा कुछ जोरदार आवाज आती है। दोनों पति पत्नी उल्टे पैर घर पर लौटते हैं और घर आकर देखते हैं कि काजल सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी है। आंचल और विवेक जल्दी से काजल को अस्पताल ले जाते हैं और फोन करके अर्जुन को बुला लेते हैं। तभी अर्जुन गुस्से में बोलता है, दीदी
मैंने आप पर इतना भरोसा करके अपनी काजल को आपके पास छोड़ा और आप लोग इतने लापरवाह हो गए कि उसका ध्यान नहीं रख पाए। आखिरकार काजल के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? मेरे पास माँ नहीं थी, इसलिए मैंने आपको काजल की माँ समझा और आज मेरी काजल और मेरा बच्चा इस हाल में पहुंच गए सिर्फ आप लोगों की लापरवाही की वजह से। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं कभी भी काजल को आपके पास नहीं भेजता। अर्जुन शांत हो जाओ, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे काजल के साथ ये सब हुआ, ये एक दुर्घटना है, इसमें मेरी और आंचल की कोई गलती नहीं है। हम तो घर पे थे भी नहीं, वो तो हमने फोन किया था और चीखने की आवाज आई तो हम भागते हुए घर वापस आ गए। इसका मतलब कि आप काजल को घर पे अकेला छोड़ के चली गई थी। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था। आपके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आपकी साली गर्भवती है, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? अगर मेरी काजल और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन एक साइड में खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगता है। डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, जी मुबारक हो, आपकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि पहले तो हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर आंचल और वेग जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तभी अर्जुन उन्हें रोक देता है और अकेला ही अंदर जाता है। अपने दीदी और जीजा को अंदर ना पाकर काजल अर्जुन से बोलती है, दीदी और जीजा जी कहाँ है? नहीं आएंगे वो। उनकी लापरवाही की वजह से ही आज तुम्हारे और हमारे बच्चे की ये हालत है। तुम पागल हो गए हो क्या? अर्जुन क्या बकवास किए जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर काजल अर्जुन को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर अर्जुन को बहुत पछतावा होता है और वो आंचल और विवेक को अंदर बुला लेता है और उनसे बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं बहुत ज्यादा ही डर गया था कि कहीं काजल और मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अर्जुन, जितना लगाव तुम्हें काजल से है ना और अपने बच्चे से है, उससे ज्यादा हमें भी है, क्योंकि हमने काजल को आज तक अपने बच्चों की तरह रखा है और उसे एक खरोच तक नहीं आने दी हमने। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, हमारे घर में नन्हा मेहमान आया है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? इस बच्चे पर पहला हक दीदी और जीजा जी का है। ये लीजिए आपका नन्ना मुन्ना। काजल की बात सुनकर आंचल और विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद सभी मिलकर नन्हे मेहमान के आने की खुशी मनाते हैं।